दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इस वक्त रायपुर SCRT में, और यहां पर हमें बहुत सारे कमाल के टीचर्स मिल रहे हैं और हम उनसे जान रहे हैं कैसे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैम हमारे साथ हैं, उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, मैं सूरज कांति गुप्ता, शासकीय प्राथमिक शाला डिगमा, जिला सरगुजा और अंबिकापुर से हूँ और मैं कक्षा पहली के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आपने जब नौकरी ज्वाइन की तो कौन सा साल था? सर मैं 2009 में नौकरी ज्वाइन की हूँ और अंबिकापुर में मैंने 2010 से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो जब आप शुरू में नौकरी में आए तो किस तरह की चुनौतियाँ थी? सर उस समय तो कुछ बहुत ज़्यादा अनुभव था नहीं अपना कि कैसे पढ़ाते हैं और कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, इसका ज़्यादा अनुभव नहीं था मेरे को। मैं तो बस यही जानती थी कि जैसे मैं पढ़ी हूँ बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाना है और पूरा टोटल पाठ्य पुस्तक से आधारित ही शिक्षण मैं कराती थी और बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं था मेरे को पढ़ाने का। और मैं कक्षा 5वीं के बच्चों को पढ़ाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस समय तक बच्चे कुछ बहुत जान जाते हैं, उनमें कुछ समझ रहती है करके, तो मैं कक्षा 5 के बच्चों का क्लास। तो जो आपके पूरे टीचिंग मेथड में जो बदलाव आया वो कब आया? सर ये बदलाव शुरू हुआ था 2011-12 से जी, जब हम लोगों ने डाइट के एक प्रोग्राम में बिग बुक निर्माण किया था तब। और ये बिग बुक निर्माण हम लोग गर्मी के समय किए थे, मई महीने में, और ये 2011 में शुरू हुआ था। उस समय हम लोगों ने एक बिग बुक नाम की एक बुक बनाई थी जिसमें कहानी होते थे और वो कहानी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे सरल वाक्य होते थे जो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और उनके चित्र दिए होते थे। तो हम लोग उस समय इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। ये ICICI फाउंडेशन का एक 5 साल का प्रोजेक्ट था, हम लोग इस पे काम कर रहे थे। जी। और उसका थीम क्या रहता था कहानियों का? सर कहानियाँ ऐसी थी कि जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हैं उन्हीं से रिलेटेड लेकर के हम लोग थीम बनाते थे कि जैसे अगर कोई पाठ है मान लीजिए फलों पे, तो उसकी जो कविता होती थी वो तो पाठ्य पुस्तक में दिए रहते थे, लेकिन हम लोग फल पे एक कहानी बनाते थे, फल थीम लिख करके एक कहानी बनाते थे और वो कहानी भी 8-10 लाइन से ज़्यादा बड़ी होती नहीं थी। तो हम लोग उस थीम को लेकर के पहले एक बिग बुक बनाए। उस बिग बुक को बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें बहुत सारे चित्र, जैसे जैसे उस कहानी को लिखते गए उसी से रिलेटेड चित्र भी बनाते गए। फिर इस तरह से एक बिग बुक निर्माण हुआ और बिग बुक पढ़ाने का जो तरीका है और कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पहले लागू किया गया था, तो कैसे उसको पढ़ाना है और कैसे क्लासरूम में उसको असेस करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग के थ्रू मिली थी। हम लोगों ने 2-3 ट्रेनिंग किए थे उसके। तो वो ट्रेनिंग हमारे सबसे पहले ट्रेनिंग हुआ था रावत रेसिडेंसी अंबिकापुर में ही, फिर डाइट में होने लगा था, तो उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो किस तरह के परिणाम फिर आए उस बिग बुक को लागू करने के बाद? सर बिग बुक से पहले का जो पढ़ाई था वो तो पूरा पाठ्य पुस्तक आधारित, जैसे पारंपरिक ढंग से कहना चाहिए वैसा था, लेकिन जब हम लोग बिग बुक पढ़ाने लगे ना, तो नज़रिया हम लोग का भी चेंज हो गया और बच्चों का भी चेंज हो गया। हम लोगों में भी थोड़े से बदलाव आ गए, थोड़े बदलाव बच्चों में भी आ गए। और जो शिक्षक का माइंड होता है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाएं, वो सीख जाएं, लेकिन हम लोगों ने एक नया चीज़ सीखा कि नया सीखने से भी सीखना होता है, खेल खेल से भी सीखना होता है, एक्टिविटी से सीखना, गतिविधि के माध्यम से सीखना, हर चीज़ से सीखना होता है। तो हम लोगों ने वो सब लागू किया। और कुछ बच्चों के और आपका जब आपसी व्यवहार है उसमें फ़र्क पैदा हुआ इससे? जब हम लोग बिग बुक पढ़ाना शुरू किए थे कक्षा 1 के बच्चों को, तो पहले मैं ऐसे टीचर थी कि मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और धैर्य भी मेरे में नहीं था। ऐसा अक्सर देखा जाता है सर कि हर स्कूल के शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को बोलने से पहले खुद आंसर दे देते हैं कि अभी हम बच्चों से ना पूछें, सिर्फ पहले बताएं कि हम क्या इसका उत्तर होना है। तो ये चीज़ें थी जो थोड़ा सा हम लोगों में बदलाव हुआ। हम लोगों को पहले ही ट्रेनिंग में बता दिया था कि आपको 2 चीज़ बहुत अच्छे से करना है, पहला धैर्य रखना है और दूसरा गुस्सा कम करना है, तभी आपको इसके जो परिणाम होंगे वो मिलेंगे करके। तो हम लोग भी इस चीज़ को थोड़ा ले करके चले। शुरू में तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं एक ऐसी शिक्षक थी जिसको गुस्सा भी जल्दी आता था और मेरे में धैर्य भी नहीं था। तो मैं शुरू में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ मेरे में बाद में इस बिग बुक को पढ़ाने पे जो तब्दीली आया वो ये था कि मैं बहुत धैर्य से बच्चों की बात सुनने लगी थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था इसको अपने आप में लागू करने में। और दूसरा चीज़ था कि मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया।
जो हम लोग अभी भी बच्चे जवाब नहीं देते हैं तो कई शिक्षकों को मैंने देखा है सर कि गुस्सा हो जाते हैं, पर अब जब गुस्सा आता है ना तो हम लोग उसको इजी वे में लेते हैं, हंस के बच्चों के साथ बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टीचिंग के दौरान हम लोगों में आई थी जी। और इस चीज़ से मैंने एक फ़र्क देखा था सर कि जिनकी मेंटिलिटी कभी नहीं बदलती है, अरे बच्चे सीखें, जो बच्चे सीखते हैं वही सीखेंगे, बाकी सीखेंगे नहीं करके। लेकिन ये जब हम लोग बिग बुक हम लोगों ने लागू किया तो उस समय वो शिक्षक जो कम से कम 15-20 साल से टीचिंग कार्य में थे, उन लोगों की मेंटिलिटी तक चेंज हो गई थी। जो अपने आप को नहीं बदल सकते थे वो बदल चुके थे और काफ़ी समय लगा था। हम लोग 5 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किए, लगभग 2 साल तो हम लोग को सिर्फ टीचरों की थिंकिंग बदलने में टाइम लग गया था और बच्चों को बदलने में टाइम लगा। क्या होता है ना सर कि जैसे क्लासरूम में हम लोग जब जाते हैं तो बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज या लोकल परिवेश से आते हैं ना, तो काफ़ी कुछ ऐसा रहता है कि वो स्कूल में ढल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट बात भी है और ये हम लोग देखे हैं, अनुभव किए हैं, इसलिए इस बात को मैं ला रही हूँ कि बच्चे जब आते हैं स्कूल परिवेश में ना तो शायद हम लोग उनको नहीं समझ पाते हैं और वो स्कूल के परिवेश को नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों का काम है कि हम लोग बच्चों को समझें। तो कैसे समझें? तो उनके लैंग्वेज में बात करके समझें, उनके भाषा को समझें, उनको सुने। वो चाहते हैं हमको भी कोई सुने। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमको बच्चों को सुनना है, हम हमेशा बच्चों को सुनाते हैं। लेकिन वो चीज़ मैंने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि मैं उनको सुनूं। तो हम जब बिग बुक पढ़ाते हैं क्लास में तो इसके 5 स्टेप होते हैं। पहले में शिक्षक पढ़ता है, फिर दूसरे में बच्चे और शिक्षक साथ साथ पढ़ते हैं, फिर तीसरे स्टेप में एक बच्चा पढ़ता है, फिर चौथे स्टेप में एक बच्चा और एक शिक्षक और एक बच्चा पढ़ेगा, और 5वें स्टेप में फिर बच्चा पकड़ता है इस चीज़ को। तो हम लोग यही चीज़ करते थे बिग बुक में भी। बिग बुक की जो कहानियाँ होती थी उसको हम लोग कक्षा में 4 दिन लागू करते थे, बाकी 2 दिन हम पाठ्य पुस्तक पे काम करते थे और उसी थीम को लेते थे, उसी थीम की कहानी को लेते थे। तो जैसे उसमें था कि बच्चों को जब हम कुछ सिखा रहे हैं तो पहले हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में बताते थे। कहानी भी हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते थे। चूँकि मैं तो लोकल ही शिक्षक थी इसलिए मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है, तो मैं उन लोगों को लोकल लैंग्वेज में वो कहानी बताती थी। जब कहानी को वो समझ लेते तो फिर उसको हिंदी में बताती थी ताकि बच्चे उससे रिलेट कर सकें उस चीज़ को। और उसमें जो मूर्त शब्द होते थे, मूर्त शब्द वैसे शब्द सर जिनको हम देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे रोना बोलेंगे तो हम रोना, कोई रो रहा है उसको दिखा सकते हैं, पर रोना बोलने से वो अमूर्त चीज़ें हैं, किस चीज़ को रोना कहते हैं। पर अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ मूर्त चीज़ है, हम उसको बच्चों को तुरंत उस समय दिखा सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग उसमें से निकालते थे और उसको बच्चों को पहले सिखाते थे। और ये हम लोग कहीं पर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखे कि मात्रा कहाँ देना है, आपको पहले मात्रा से ही शुरू करना है या आपको पहले ऐसे बिना मात्रा वाले शब्द लेने हैं, ऐसा हम लोगों ने कहीं नहीं। हम लोग डायरेक्ट उनको शब्द से शुरू कराते थे कि पेड़ है तो पेड़ लो, बाद में आप उस पेड़ से प निकालिएगा। ये सब एक्टिविटी थी जो हम लोग बच्चों के साथ करते थे। तो बिग बुक से जब हम लोग बिग बुक बच्चों को पढ़ाना शुरू किए तो जो बच्चे और शिक्षक का जो संपर्क है, एक दूरी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। मैंने क्लास 1 में सन 2012 में काम किया था, 12-13 में। उस समय के बच्चे मेरे पास उतने अच्छे नहीं समझ पाए, ना मैं उनको समझ पाई, ना वो मुझे समझ पाए। या इस कहानी के थ्रू हम लोग जब पढ़ाना शुरू किए तो उतने नहीं। 6 महीना बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन जब 6 महीने के बाद जो उन लोगों में तब्दीली मैं देखी ना, वो बहुत अच्छा था। हर बच्चे को हर क्लास में हर चीज़ का जवाब आता है, हर कोई हाथ खड़ा करता है। और कक्षा 2 में जाते जाते वो बच्चे पुस्तक पढ़ना तक शुरू कर दिए थे। और वही चीज़ आज भी हम लोगों के स्कूल में देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे अपने मन की जो भावना होती है उसको दबा देते हैं, नहीं, इस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग वो कभी नहीं देखे। बहुत खुल के बच्चे बोलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट रहा। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ आपका जो शिक्षा विभाग है छत्तीसगढ़ का, वो तो एक तरह धन्यवाद का पात्र है ही। किसी और को भी आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि मैं कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाती थी, तो कक्षा 1 की जो मैडम थी वो एकदम साफ मना कर दी थी कि मैं कक्षा 1 आपको दूंगी ही नहीं। पर मैं बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं दीदी, हमको क्लास 1 दे दो। अगर आपको नहीं लगेगा कि मैं बच्चों में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो आप क्लास 1 ले लेना, पर मेरे को अभी फ़िलहाल क्लास A1 दे दो ताकि मैं पढ़ा सकूं, मैं बता सकूं बच्चों को करके। चूँकि मैं बिग बुक पे काम की थी तो उसका काफ़ी कुछ नॉलेज भी था मेरे को। तो बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को क्लास 1 मिला। मेरी HM हेडमास्टर जो थी वो भी मान गई।
तो फिर मैं क्लास 1 शुरू की और आज तक मैं 2012 से लेकर के आज तक 2018 में तक भी मैं क्लास 1 ही लेती हूँ और मुझे हर साल क्लास 1 अब मांगना नहीं पड़ता है, मिल जाता है। मिल जाता है। और खैर यही आपका जो काम है उसके प्रति एक निष्ठा आपकी रही। जी जी। तो जो SCERT में रहे तो आपका ही नाम सुझाया गया कि आपसे हम बात करें। जी। तो आखिर में हम चाहेंगे कि जो इस बुक का हमने पूरा जिक्र कर लिया जी। तो एक बार उसको भी आप दिखा दें कैसे उसका आप इस्तेमाल करते हैं। जी तो वो हम देख लेते हैं। जी सर। और मैं एक बात कहना चाहूँगी सर कि मैं इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़ी रही, बनाने से लेकर के उसके जितने उसका मतलब परिणाम आने तक मुझ में क्या परिवर्तन हुआ, मेरे बच्चों में क्या परिवर्तन हुआ, वो हम लोग एकदम फेस टू फेस देखे हैं। हम लोग ये सोचते हैं ना सर कि बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे अपने अनुभव नहीं बता पाते, कौन बोलता है। कभी हम बिग बुक की क्लास में अगर आपको मैं इनवाइट करती हूँ, कभी आप अंबिकापुर आइए और हमारे बिग बुक की क्लास देखिए, हमारी कक्षा देखिए, तो आपको महसूस होने लगेगा कि वाकई में बच्चे बोलते हैं। तो मैम ये है वो बिग बुक? जी सर, ये है। और बेचारा भोलू, तो एक कहानी इसमें है? हाँ, इसमें सिर्फ एक कहानी है। इसका जो यहाँ नीचे में इसका लिखा हुआ है कि किस क्लास के लिए बना हुआ है और इसका प्रसंग क्या है। जैसे भोजन और स्वास्थ्य है, कक्षा पहली में भी है भोजन के लिए, 8वें सप्ताह के लिए, और ये 8वें सप्ताह में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि 8वें सप्ताह में हम लोग ये जो प्रसंग है वो कक्षा 1 के पाठ्य पुस्तक में भी भोजन होगा, वहाँ पर ये 8वें सप्ताह में आएगा, तो वहाँ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। कहानी का नाम तो बेचारा भोलू है। हम लोग जब इसको बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पहले चित्रों से बात शुरू करते हैं कि चित्र में आप क्या क्या देख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो देखते हैं वो एक एक करके बताते हैं, ये आम है, ये अंगूर है। वो ये नहीं बताते कि ये भोजन है, वो आम अंगूर ऐसा बताते हैं। कौन से जानवर दिख रहे हैं तो वो जानवरों के नाम बताते हैं, अगर उनको पहचान पा रहे हैं तो। नहीं पहचान पा रहे हैं तो जो बच्चा पहचान रहा है वो बताएगा। फिर हम बच्चों को कहानी का नाम बताते हैं कि देखिए इस कहानी का नाम है बेचारा भोलू, और ये आपको कक्षा पहली के लिए बना हुआ है। इसमें जो हम लोग बात करेंगे कहानी के अंदर भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि जब आप बोलते हैं तो साथ में उंगली फिराते रहते हैं? हाँ, उंगली हम जरूर दिखाते हैं ताकि बच्चे समझ सके कि हाँ लिखा क्या है। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये प्रसंग लिखा है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य के बारे में या जानेंगे। सप्ताह कौन सा चलेगा हमारा? 8वां सप्ताह चल रहा है जी। और अगर इसको आगे खोलें तो फिर उसके बाद क्या आता है? आगे खोलते हैं तो हम लोग इसका एक पन्ना मोड़ देते हैं सर। अच्छा जी। हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना रहता है और हम लोग इस पन्ने को मोड़ते हैं तो अब उनको ये भी जानकारी देना है कि ये बना कहाँ है और इसको बनाया किसने है। क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं कि कहानी तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन हमको ये बताना भी ज़रूरी है कि जो कहानी आया है ना वो हमारे स्कूल के टीचर ही बनाए हैं, कोई शिक्षक ही बनाया है। तो जैसे हम लोग उनको ये बताएंगे कि भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, कहानी का नाम बेचारा भोलू है और ये माध्यम ये हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक है और स्रोत संकलन किया गया और चित्रण रहा, और चित्रण जो इसका चित्र बनाया है वो रितेश दुबे ने बनाया है और ये सन 2015 में डाइट अंबिकापुर के द्वारा से बना है। तो बच्चे हमारे कुछ जाने इतने चीज़ों को वो शायद ध्यान नहीं देते होंगे सर, हो सकता है उनके लिए ये मुश्किल चीज़ें हैं, पर ये और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता रहती है। फिर जब हम पलटेंगे तो फिर वापस से हम लोग इसी कहानी पे आते हैं। पहले ये चीज़ अब बच्चे चूँकि जान गए हैं कहानी का नाम, तो ये वो बता देते हैं और चित्र में क्या देखते हैं वो बता देते हैं। फिर जब हम इस कहानी को और आगे पलटाएंगे तो फिर यहाँ पर आते हैं। अब क्या दिख रहा है? चित्रों पे ही बात होती है सबसे शुरू में, और ये चित्र ना उनको बताना रहता है और इस चित्र के द्वारा फिर हम उनके अनुभव सुनते हैं। भालू देखे हो? हाँ देखे हैं। कहाँ देखे हो? जंगल में देखे हैं। कोई बोलेगा नहीं हमारे मोहल्ले में आया था अभी, तो कोई बोलता है कि मैं नानी के घर जा रहा था तो देखा था। अच्छा क्या क्या देखे हो भालू में? कितने पैर होते हैं, कितने आँख होते हैं? आप जो भी सुनना चाहते हैं उसे सुन लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। कोई भालू को पास से देखा है? भालू क्या क्या एक्टिविटी करता है, कैसे करता है, तो वो एक्टिविटी भी बच्चे बताते हैं। तो जितने नॉलेज उनके पास में रहते हैं, अगर आपके पास 15 बच्चे हैं तो कम से कम 15 नॉलेज आपके पास आ गया, आपके पास आ गया, उनके पास तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें फिर हर बच्चों को, इससे क्या होता है सर कि जो बच्चा नहीं भी बोल पा रहा है ना, वो भी एक बार हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैंने भी देखा हूँ और मैं भी ये चीज़ देखा हूँ करके। तो ये बोलने की शुरुआत उसकी यहाँ से शुरू हो जाती है जी। फिर तो एक तरफ आपका चित्र है और दूसरी तरफ हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं जी। हम लोग पहले क्या करते हैं सर कि बिग बुक में सारे चित्र बच्चों को शो करते हैं, टेक्स्ट हम छोड़ देते हैं। अभी ये टेक्स्ट हमारे लिए होते हैं, हमने सिर्फ अभी चित्रों पे बात की है। ओके।
सारे चित्र ऐसे हम उनको दिखाते जाते हैं पलट पलट के। ये टेक्स्ट हमारे लिए अपने हैं। जब हम सारे चित्र दिखा देंगे उनको तो वापस से इस बिग बुक को बंद कर देते हैं जी। और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये 2 पन्ना तो हम लोग पहले ही ऐड कर चुके थे। अब यहाँ से अच्छा बताओ तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं? तो नहीं ये देख रहे हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। भोलू नाम का एक भालू अनमना सा रहता था। भोलू नाम का एक भालू अनमना सा रहता था। आप चाहें तो इसको एक्टिविटी से भी बता सकते हैं। अनमना सा रहता था तो बच्चे समझ जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं। यहाँ शिक्षक किस काम को करता है। फिर बच्चे को बोलते हैं अच्छा देखो, देखे हो ना इसको, चलो इसको पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। एक दिन भोलू बीमार पड़ गया। अब यहाँ एक दिन भोलू बीमार पड़ गया। तीसरा स्टेप क्या है? वह हाथी डॉक्टर के पास गया। वह डॉक्टर हाथी के पास गया। हाथी ने सूंड से भालू की जांच की। हाथी ने सूंड से भालू की जांच की। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो कहानी है वो बढ़ती रहेगी। और अच्छा इसके ये लास्ट में डॉक्टर खुश होकर इनाम दिए। तो अच्छा उसके बाद फिर आखिर में कुछ लिखा है। हाँ, ये जैसे ये कहानी पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि कहानी ख़त्म हुआ तो हम इस कहानी को फिर कभी नहीं खोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसमें से कोई भी एक वाक्य है, अगर वो पढ़ लेता है, उसमें 2-4 शब्द भी पढ़ लेता है तो वो कहानी का कॉन्सेप्ट इधर से समझ लेता है। अगर नहीं पढ़ पाता है तो ये भोलू नाम का एक भालू रहता था, वो वापस से इस चीज़ को खोलता है और देखता है, उससे मिलान करता है कि सही में वही चीज़ लिखा है कि नहीं करके। ये जनरली 5th स्टेप में जाता है सर, कि वो बिना देखे भी इस वाक्य को पढ़ सके। कुछ नहीं तो कम से कम भोलू पहचान ले, भालू पहचान ले, इस टाइप का शब्द। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को सोचने के लिए देते हैं। कब, क्यों, कैसे वाले प्रश्न जो उनको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करे। भोलू बीमार क्यों हुआ, डॉक्टर ने भोलू को क्या सलाह दी, ऐसे करके। और ये जो डिब्बे में शब्द लिखे हुए हैं वो सारे मूर्त शब्द हैं। भालू, हाथी, डॉक्टर, दाल, चावल, फल, ये चीज़ें बच्चे देखते रहते हैं अपने आसपास, ये उनसे रिलेटेड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक गतिविधि रही। तो बिग बुक के साथ एक तरह से बच्चों के सीखने के नए आयाम खड़े होते हैं। तो मैडम हम आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतना वक्त दिया। और हमारे वहाँ के साथी भी और जो चीज़ों को निर्धारित करते हैं वो लोग भी इसको अगर वीडियो को देख रहे हों तो इनसे अपने लिए सबके सब मायने तलाश सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।